नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखा पत्र। कहा, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठ फैलाकर लोगों को किया जा रहा है गुमराह। हर कीमत पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए नीति और नीयत दोनों से प्रतिबद्ध है सरकार। कोविड वैक्सीन आपूर्ति और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में बांग्लादेश की हर संभव मदद करेगा भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भरोसा। कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत में लगातार घट रहे हैं कोरोना के सक्रिय मामले। देश भर में पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 95.31% के साथ भारत की रिकवरी दर दुनिया में सबसे अधिक। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, इसरो ने किया 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण। टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। भारत ने बांग्लादेश को कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी से उबरने और महामारी से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये आश्वासन दिया। वहीं बांग्लादेश ने भारत को सभी बहुपक्षीय स्तरों में समर्थन देने और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। वर्चुअल शिखर वार्ता का आयोजन ऐसे समय किया गया है जब भारत और बांग्लादेश दोनों 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी की चुनौती के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में वृद्धि की है, जो संबंधों के बढ़ते परिणाम को दिखा रहा है। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। साथ ही महात्मा गांधी और मुजीबुर रहमान पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। We believe India will play an even more important role in the global economy through your policies taken. In Bangladesh also, we have introduced stimulus packages to the tune of $14.14 billion. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को सच्चा मित्र बताया और कोविड से निपटने में
भारत के प्रयासों की सराहना की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई कनेक्टिविटी और सहयोग के जरिए दोनों देश वैश्विक सप्लाई चेन मूल्य श्रृंखला में योगदान के लिए साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच हाइड्रोकार्बन, कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग, बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की अनुदान सहायता, ट्रांस बाउंड्री, हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल और भारत बांग्लादेश सीईओ के मंच की स्थापना शामिल है। दोनों नेताओं ने त्रिपुरा बांग्लादेश सेक्टर से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी लंबित क्षेत्रों में सीमा बाड़ लगाने को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों अनेक किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इस कृषि सुधारों का स्वागत भी किया है। उन्होंने आगे लिखा कि वे इससे बहुत खुश हैं और किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने लिखा कि देश के कृषि मंत्री होने के नाते उनके ये फर्ज है कि वो हर किसान का भ्रम दूर करें, हर किसान की चिंता को दूर करें। उन्होंने लिखा कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के एक क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और वस्तुतः स्थिति सबके सामने रखूं। उन्होंने लिखा कि किसान परिवार से होने के नाते किसानों को फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार करते देखा है। देश का किसान देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के संकट काल में भी देखा। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई से भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित की गई। नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा कि कृषि मंत्री के रूप में उनके लिए संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस पर एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे समय में जब सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोगों की ओर से फैलाए जा रहे सफेद झूठ को पहचानने और इसे सिरे से खारिज करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया, जिस सरकार ने पिछले 6 साल में एमएसपी के जरिए लगभग 2 गुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वो सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। उन्होंने लिखा कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने साफ लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसान कल्याण उनके जीवन की सबसे अहम प्रतिबद्धताओं में से एक है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार फैसला ले रही है। बीते 6 सालों में किसानों के सशक्त करने के लिए सरकार ने बीज से लेकर बाजार हर फैसला लिया जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए, उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। कृषि मंत्री ने लिखा कि सरकार एपीएमसी को और अधिक मजबूत कर रही है। इसके साथ साथ खुला बाजार और उपज को अच्छे दामों पर बेचने के लिए विकल्प दे रही है। कृषि मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो लोग पूरी तरह से काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जमीन पर किसान का ही मालिकाना हक होगा। कृषि मंत्री ने लिखा कि जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है, तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले इन लोगों के इरादों को पहचानना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री की तरफ से किसानों के लिए लिखी गई चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने सभी अन्नदाताओं से आग्रह किया है कि वे इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में देश की तस्वीर बदल गई है, दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते कुछ दिनों से प्री बजट मीटिंग के तहत अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने सामरिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आज हुई ऐसी 5वीं और 6ठी बैठक में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर सुझाव दिए। सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बड़ी भूमिका निभाता है। बैठक में सरकार की ओर से शैक्षिक मानकों में सुधार, युवाओं को कौशल, नौकरी के अवसरों को बढ़ाने, बीमारी के बोझ को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास के लिए मानव विकास में सुधार लाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में वित्त सचिव डॉक्टर AB पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू डिफेंस मार्केट से 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। DAC की बैठक में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों और सिस्टम्स के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 7 प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिनकी खरीदारी घरेलू बाजार से की जाएगी। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा डिजाइन किया गया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज आदि शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के 2 दिन के दौरे पर है। निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने आज कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। कल राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है। सुदीप जैन उत्तरी बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योग खेल संघ को योगासन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ की मान्यता दी गई। वर्तमान में आयुष मंत्रालय, खेल और युवा कार्य मंत्रालय मिलकर योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज दिल्ली में बताया कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और स्वस्थ जीवन का तरीका। इस अवसर पर खेल और युवा कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आयुष मंत्रालय की ओर से योगासन को उपयुक्त मंच प्रदान करने की सराहना भी की।
और देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है। दैनिक नए मामलों की संख्या 25,000 से नीचे पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जांच की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट जारी है। देश में दैनिक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन दर्ज होने वाले नए मामलों की तुलना में अधिक होने से रिकवरी दर में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत की रिकवरी दर दुनिया में सबसे अधिक है। वैश्विक रिकवरी दर 70.27% है, जबकि भारत में ये दर 95.31% तक पहुंच गई है। ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या लगभग 95 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 33,291 नए मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक नए मामले 24,000 के करीब दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.24% हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,22,000 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। भारत में हर रोज होने वाली मौत की संख्या में गिरावट का रुख जारी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। बुधवार को देश भर में 355 लोग महामारी का शिकार हुए। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में बुधवार को 11,59,000 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15 करोड़ 78 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच सुविधाओं में लगातार वृद्धि जारी है। इस समय दैनिक जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। भारत में विकसित कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं मिले। ICMR के मुताबिक टीके को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। इस टीके का तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण 18 साल से 55 साल के लगभग 26,000 स्वयंसेवकों पर किया जा रहा है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रहा है। और विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ से मुलाकात की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खनन, पर्यटन और विकास से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। वी मुरलीधरन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में ओमान की साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही ओमान के विजन 2040 में मजबूत भागीदार बनने पर भारत की तरफ से सहमति जताई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के पहले दिन ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में देशों की युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए रचनात्मक विचारों पर चर्चा की। कल उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आज साल 2020 के लिए अपने आखिरी स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 के साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। इसे भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया। ये सैटेलाइट जीसैट
12 की जगह लेगा, जो कि साल 2011 में लॉन्च किया गया था। CMS-01 अंतरिक्ष में 7 साल तक काम करेगा। I am extremely happy to declare that PSLV C-50 successfully injected CMS-01, the communication satellite, precisely in the predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. And subsequently, this satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12, which was launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned successfully. और इसरो की सफलता पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि PSLV C-50 के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने पर टीम इसरो को बधाई। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी जताई कि कोरोना महामारी के दौरान इसरो का ये दूसरा सफल प्रक्षेपण है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।